वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस। तो आज का टॉपिक था हमारा बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये हार्ट से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड ब्लड से रिलेटेड है। इसमें इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और आज का ये हमारा टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको कई सारे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, बायोलॉजी का। तो इसमें जो है रहता है मेनली हमारा ब्लड। तो ब्लड के बारे में जो इसका जो चैप्टर का जैसा नेम भी है ना आपका, कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यानी कि बॉडी फ्लूइड का क्या मतलब है? बॉडी के फ्लूइड से मतलब है यहाँ पर कि हमारी बॉडी जो है लगभग 60% फ्लूइड से बनी हुई है, जिसमें सिर्फ वाटर ही नहीं आता और भी जैसे एसेंशियल फ्लूइड्स आते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर वाला फ्लूइड और सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। तो ओवरऑल जितना भी फ्लूइड है बॉडी का, सॉलिड जो है वो 40% और 60% क्या है, लिक्विड से मिलकर बना रहता है, फ्लूइड से मिलकर बना रहता है। और उसी फ्लूइड में जो है, उस फ्लूइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड, उसमें भी वो 60% से ज़्यादा यानी कि करीब 80% अबव जो है वाटर उसमें कंटेन रहता है, यानी कि 80% ज़्यादा वाटर उसमें रहता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ब्लड आ जाता है, आपके हॉर्मोन्स, बॉडी के फ्लूइड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, और आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये सब सारे फ्लूइड्स आते हैं। और कई सारे फ्लूइड्स जो है बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि कितने भी एंजाइम्स वगैरह निकलने के लिए जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह निकलते हैं वो सब। तो वो सब फ्लूइड्स जो हैं किस में आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर वाले फ्लूइड। और ये जो है बॉडी का जो 60% है, यानी कि पूरी बॉडी 60% फ्लूइड से मिलकर बनी हुई है। और अगर 60% को भी हम फ्रेगमेंट करें कि 60% में से कितना इंट्रा सेलुलर कितना एक्स्ट्रा सेलुलर, तो उसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है, वो लगभग जो है 70% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और 30% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। और जिसमें से मेजर पार्ट जो रहता है हमारा ब्लड का रहता है। लेकिन इस फ्लूइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है इतना? हमारी जो बॉडी जो 60% फ्लूइड से मिलकर बनी हुई है, जो कि हम तो देखते हैं कि खड़े हुए हैं, फ्लूइड से ऐसा पानी तो बह नहीं रहा, लेकिन हमारी बॉडी जो है फ्लूइड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो फ्लूइड है, इसका काम क्या है फ्लूइड का? तो एक्चुअली होता क्या है कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल है, सेल के बाहर जो है एक मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, और उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म था, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी और सेल के बाहर थी। तो एक लिविंग सेल को अपने फंक्शन करने के लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए, सेल के जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए क्या चाहिए उसको, कि वो लिविंग फीचर्स जो है करे। यानी कि लिविंग फीचर्स कौन से? जैसे रेस्पायरेशन करे, ठीक है, और रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ये सब सारे प्रोसेस उसके, और मेटाबॉलिज्म वगैरह, ये सारे प्रोसेस हों। लेकिन सारे प्रोसेस यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए या बायोलॉजिकल फीचर्स को शो करने के लिए उसको चाहिए होता है न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन, और उसके लिए चाहिए होता है बेसिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि एनर्जी कहाँ से आती है। सन से जो एनर्जी आती है वो फूड के फॉर्म में आती है। तो वो जो फूड के फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है वो सेल तक पहुँचेगी कैसे? तो उसको पहुँचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। लेकिन ब्लड पहुँचाएगा कैसे? तो ब्लड की हेल्प करते हैं, पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स। लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि ब्लड भरा हुआ है, तो वो अपने आप ही थोड़ी ना चला जाएगा। तो उसको पंप करने के लिए, उसको वहाँ तक भेजने के लिए, यानी कि हर एक ऑर्गन तक, उस ऑर्गन के अंदर टिश्यू तक, और टिश्यू से सेल तक पहुँचाने की जो प्रोसेस रहती है, पूरा जो न्यूट्रिशन है और जो ब्लड का जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, उन सबको पहुँचाने का जो काम रहता है वो किसका रहता है? हार्ट का पहुँचाने का काम रहता है। यानी कि हार्ट क्या करता है? उनको पंप करता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप होते हुए उनके थ्रू कहाँ पहुँचती हैं? हर एक ऑर्गन तक और उनके सेल तक। और ये जो डिवीजन है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स का भी जो डिवीजन है ना, ये भी 3 पार्ट्स में रहता है। यानी कि सबसे बड़ी जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, और आपका वेन्स में। वेन्स, आर्टरी और
कैपिलरीज में, इन तीनों में उनका डिवाइजन रहता है, यानी कि अलग अलग काम है सबका। कैपिलरीज का अपना काम है, आर्टरीज का अपना काम है, कैपिलरीज और वेन्स का अपना काम है। यानी कि जैसे जो प्योर ब्लड होता है उसको कौन लेकर आता है, उसको आर्टरी लेकर आती है, और वहीं जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यानी कि जो वेस्ट, जो हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको वेन्स जो है कैरी करती हैं। लेकिन जो हमारी कैपिलरीज रहती हैं वो टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं, काफ़ी छोटी रहती हैं, और वो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और वो टिश्यू के अंदर रहती हैं। उसमें जो है दोनों का जंक्शन रहता है, यहाँ पर कैपिलरीज में आर्टरी और आपका वेन्स दोनों का जो है मीट रहता है, और उसको जो है वहाँ पर दोनों तरह के ब्लड मिलते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सब वहाँ पर मिलते हैं, और उनका जो है एक्सचेंज होता है। और लेकिन इस ब्लड में ये दो तरह का ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा होता क्या है ब्लड, हमने सिर्फ ये जानते हैं कि ब्लड जो है सिर्फ रेड कलर का ब्लड होता है, और उसमें रेड कलर जो है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बस इतना जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली सेल, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनको जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ठीक है, वो हर एक जीव, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब सेल से मिलकर बने हुए थे। सेल चैप्टर में ये मैंने आपको डिस्कस किया था। तो सेल से जो मिलकर बनी हुई है, उसको जिंदा रहने के लिए, यानी कि लिविंग स्टेट में रहने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी सेल खुद बनाती है, और उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ती है, उसको प्रोवाइड कराने का जो काम रहता है, वो हमारी बॉडी फ्लूइड का रहता है, जैसे कि बोलते हैं हम ब्लड को, ब्लड का काम रहता है। अब वो ब्लड क्या करते हैं उसमें, कि हमारी बॉडी के, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि, और जब ये अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उस एनर्जी बनाने के लिए जब प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी इसमें निकलता है और हार्मफुल रहते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए यूज़ नहीं है। हमने एनर्जी बनाई, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको बाहर निकालना भी रहता है, तो वो काम भी जो है फ्लूइड का ही होता है, बॉडी फ्लूइड का। तो इसके लिए जो जितने भी लोअर एनिमल्स हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा और स्पंज वगैरह, उनमें क्या है कि बॉडी में जो वाटर करंट होता है उसके थ्रू जो है सर्कुलेशन का काम रहता है, यानी कि हर एक सेल तक जो पहुंचाने का काम रहता है वो वाटर करंट का रहता है, और उसके थ्रू जो है वहाँ पर हर एक न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। लेकिन बॉडी के ह्यूमंस, यानी कि हायर एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो पानी के अंदर नहीं रहते, और उनको उनके पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पहुंचाने का काम करता है जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, जो कि ब्लड और लिम्फ से रहता है, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में रहता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे उसको डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड क्या होता है अल्टीमेटली, अगर हम बात करें ब्लड की, तो जो रेड कलर का जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। कैसे कनेक्ट रखता है, यानी कि हर एक टिश्यू को, टिश्यू मतलब हर एक सेल, यानी कि हर एक सेल को कनेक्ट करके रखने की वजह से इसका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैटेगराइज किया जाता है इसको, कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको लिविंग फ्लूइड भी कहा जाता है। लिविंग फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइफ को जिंदा रखने के लिए, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गन को जिंदा रखने के लिए ना, जो एसेंशियल चीज़ें रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी और हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, खाना, फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सब इसके अंदर पाया जाता है, और प्रोटीन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे लिविंग फ्लूइड भी कहा जाता है। तो बॉडी फ्लूइड जो है कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये प्लाज्मा, और ये जो बना होता है हमारा जो ब्लड है वो कई पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जैसे कि उसको प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा और कणिकाएं, यानी कि कार्पल्स में डिवाइड रहता है, और कणिका मतलब सेल्स रहती है, यानी कि कुछ सेल्स पार्ट रहता है, कुछ प्लाज्मा पार्ट रहता है। तो आगे देखते हैं इसमें, और इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा हुआ, फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब कि दोनों मिलकर जो है एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रहता है। तो प्लाज्मा जो पार्ट है ब्लड के, जो दो पार्ट्स हैं, एक प्लाज्मा और एक कणिका, यानी कि सेल्स, जो कार्पस बोलते हैं इनको। तो उसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसका जो कलर रहता है वो स्ट्रॉ कलर, यानी कि थोड़ा सा येलोइश कलर का रहता है, स्ट्रॉ कलर जैसा रहता है। विस्कस फ्लूइड रहता है, विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि जैसे शहद होता है ना गाढ़ा, वैसा गाढ़ा जो होता है,
यानी कि किसी भी चीज़ को डालो पानी की तरह नहीं बहेगी, थोड़ा सा उसमें विस्कोसिटी होगी, तो विस्कोसिटी जिसमें होती है उसको बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। और वहीं इसमें 55% ऑफ ब्लड, यानी कि ये जो है 55% ऑफ ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारा वेट होता है उसका 7 to 8% जो है बॉडी में ब्लड पाया जाता है, उसका भी कितना 55% उसमें प्लाज्मा ही पाया जाता है। और देखा होगा कि किसी किसी पेशेंट में या किसी आपके घर वालों के रिलेटिव में कि किसी किसी को सुना होगा कि प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है, यानी कि स्पेशली कभी कभी किसी किसी पेशेंट में प्लाज्मा की कमी हो जाती है तो उसको सिर्फ स्पेशली प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है, उसमें आरबीसी और बाकी की सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 55% ऑफ ब्लड का पार्ट रहता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सारे हॉर्मोन्स इसी के अंदर रहते हैं, सारे जितनी भी चीज़ें रहती हैं सब इसी के अंदर रहती हैं। बाकी जो सेल वाला पार्ट है वो अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, इसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। और इसमें वाटर के अलावा सम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मिनरल्स पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड। और वहीं ये कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स मतलब फाइब्रोजिन प्रोटीन पाई जाती है, किसके लिए पाई जाती है, वो क्लॉटिंग में काम आती है। और कुछ ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन, यानी कि 3 तरह की उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। और इस ये जो है 7 to 8% प्रोटीन, ये जो 7 to 8% या 90% है, ये 55% ऑफ प्लाज्मा का पार्ट है। ऐसा नहीं है पूरी ब्लड का पार्ट है, पूरे ब्लड का नहीं, जो 55% जो ब्लड में से प्लाज्मा है उसका पार्ट है 90% वाटर, ठीक है। और वहीं 6 to 8% जो प्रोटीन्स हैं वो 55% ऑफ प्लाज्मा है उसका पार्ट है। तो कंफ्यूज मत होना उसमें। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज द सीरम। तो ब्लड का कभी कभी सुना होगा कि इसका सीरम ले लो, तो सीरम का क्या मतलब है, यहाँ पर सीरम और ब्लड एक ही चीज होती है, यानी कि दोनों ही ब्लड होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, जब क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो क्लॉट करने से, जो उसको क्लॉट करने के लिए रोके रखे, ठीक है ना, यानी कि क्लॉट ना होने दे, ऐसे फैक्टर को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है जब इसमें नहीं होता है तब उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो प्रोटीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, एक एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करती है और एल्बुमिन प्रोटीन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखती हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस सुना होगा कि किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का बीपी घट गया, तो वो जो बीपी को जो कंट्रोल करती है ना वो यहाँ पर एल्बुमिन्स करती हैं। और भी कई सारे जो फ्लूइड जो है प्रोटीन्स हैं, ये कई सारे बाइंडिंग, जैसे कि जो बिलिरुबिन होता है उसको एक्सक्रीट करने में भी सबसे बड़ा हाथ इनका होता है, एल्बुमिन का। तो ये तो था हमारा प्लाज्मा। इसी तरीके से प्लाज्मा के अलावा इसमें कुछ फॉर्म मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो सेल्स वाला पार्ट था, यानी कि मैंने बताया ना ब्लड के 2 पार्ट्स थे, एक प्लाज्मा और एक आपका ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, आपका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। और इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम रहता है आरबीसी, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम रहता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नाम रहता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो वहीं ये जो पार्ट्स है पूरी बॉडी का, ये लगभग 45% पार्ट्स रहता है, यानी 55% क्या रहता है प्लाज्मा और 45% क्या रहता है इसमें ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स में भी जो इरिथ्रोसाइट्स हैं आरबीसी वो लगभग 44% रहती हैं और 1% जो है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये 1% से भी कम पाई जाती हैं। आरबीसी जो है, इसमें आरबीसी बेसिकली जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आती हैं, और यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट सेल डिफेंस मैकेनिज्म के काम आती हैं। और प्लेटलेट जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया है, उसमें ये जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, यानी क्लॉटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। देखते हैं आरबीसी जो है मोस्ट अबंडेंट रहती है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा जो पार्ट रहता है ब्लड के अंदर वो आरबीसी का रहता है, यानी कि केवल आरबीसी ही देखा जाए तो आरबीसी 55% वहाँ प्लाज्मा था और 45% आरबीसी ही आरबीसी है। तो इनका अकेली सिर्फ आरबीसी का ही अगर मेजॉरिटी देखा तो 45% बैठता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी रेड कलर का दिखाई देता है। और ये जो हमारी ब्लड के अंदर कितनी पाई जाती है, 5 से लेकर 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब। पर एमएम क्यूब का मतलब है यहाँ पर जो क्यूब होता है, जैसे आपने रिवर्स क्यूब पढ़ा होगा, देखा होगा, उस रिवर्स क्यूब को 1 mm का बना दो, 1 mm में कम से कम 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक उसमें इतनी आरबीसी की सेल्स पाई जाती हैं। और पूरी बॉडी के अंदर की सोचो कितनी ज़्यादा आरबीसी होंगी। और हर एक सेकंड में लगभग
200 225 25 मिलियन जो है 25 मिलियन सेल्स जो आरबीसी की है ना वो बनती रहती है, पर सेकंड बनती है, यानी कि इतनी ज़्यादा तेजी से बनती भी है। फॉर्म इन द आरबीसी, बनती कहाँ पर है, रेड बोन मैरो, यानी कि एडल्ट में जो है इनका बनने का जो एरिया है वो कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। ये बनती कहाँ पर है, बोन मैरो में। और इनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, मैमल्स में न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका लीवर्स में आकर, ठीक है ना, और तुम्हारा उसमें बोन मैरो के स्पंजी पार्ट्स में आकर वहाँ पर। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो आरबीसी बनती है वो लीवर के अंदर बनती है, ठीक है। और जो एडल्ट रहते हैं बोन मैरो पाई जाती है आपकी हड्डियों के बीच में पाई जाती है। और बोन मैरो भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक येलो बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो, जिसमें से रेड बोन मैरो में जो है आपकी आरबीसी का निर्माण होता है। और इसकी जो शेप रहती है ये रहती है बाइकॉन्केव इन शेप रहती है आरबीसी, और बाइकॉन्केव, और रेड कलर, और ये रेड कलर की होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि रेड कलर की होती है। तो ये जो रेड कलर आता है ये आता है इनका आयरन की वजह से। ये किसकी वजह से आता है, इनका आयरन की वजह से रेड कलर आता है। और ये जो आयरन रहता है ये हीमोग्लोबिन के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और इस मैक्रोमोलिक्यूल्स में हीमोग्लोबिन में आयरन सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ पायरोल रिंग्स रहती हैं। और ये जो आयरन रहता है इसकी वजह से इसमें रेड कलर आता है। बाकी पायरोल रिंग्स कैसे होती हैं और फिर कैसे बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन की वजह से जो है येलो कलर कैसे आता है, वो सब सारी चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बाकी हेल्दी इंडिविजुअल में अगर देखा होगा कि जब कोई ब्लड टेस्ट कराता है तो उसमें हीमोग्लोबिन कहते हैं कि हीमोग्लोबिन चेक करो जरा इनका कितना है, और उनकी बॉडी जब पीली पीली पड़ने लगती है तो उसमें कहते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाने का मतलब है कि उसमें उसकी जो आरबीसीज है उसका काउंट जो है कम हो गया होगा। और आरबीसी कम हो जाने की वजह से या हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाने की वजह से, यानी कि एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो या तो हीमोग्लोबिन कम हो गया ओवरऑल या आरबीसी कम हो गई। तो अल्टीमेटली हम उसको कैसे करते हैं काउंट, कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रेंज रहती है हीमोग्लोबिन की वो रहती है 12 to 16 इन जो है इन एडल्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 12 to 16 जो है पर 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में 12 to 16 mg जो है ग्राम क्या रहता है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है। ये नॉर्मल रेंज है उसकी हीमोग्लोबिन की। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस का मतलब है यहाँ पे O2 और CO2, O2 को लेकर आना और CO2 को लेकर जाना, यानी कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन रहता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीसी और आरबीसी का कैसे निर्माण होता है, आरबीसी से बिलिरुबिन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैम होता है 120 दिन का होता है। अब लाइफ स्पैम का क्या मतलब है, यहाँ पर लाइफ स्पैम का मतलब है कि सिर्फ ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। क्यों 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, और 120 दिन बाद इनके साथ क्या होता है, मर जाती हैं। तो मर के कहाँ जाती हैं, ठीक है, तो ये मर के जो है स्प्लीन में चले जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड बोला जाता है उनका, यानी कि ग्रेवयार्ड को बोलते हैं आपका ये ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान है आरबीसी का उसको बोला जाता है, स्प्लीन को उसका कब्रिस्तान बोला जाता है। और रिजर्वायर भी होता है, यानी कि अगर कभी भी बॉडी के अंदर अचानक से ब्लड लॉस हो जाए तो उस समय बॉडी में ब्लड प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो स्प्लीन का होता है। तो रिजर्वायर भी है और ग्रेवयार्ड भी है। ग्रेवयार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरबीसी वहीं पर जाकर डिस्टर्ब होती हैं, जो कि एंडोरेटिकुलर सिस्टम होता है एक, उसके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने का भी कारण होता है, जब वो सेल पुरानी हो जाती हैं आरबीसी किसी काम की नहीं होती, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। लेकिन कैसे होता है उनका सारा क्या प्रोसेस होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, और कैसे उनको फिर ब्रेक डाउन करने के बाद उसके साथ क्या होता है सेल का, ये सब सारी चीज़ें हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से ल्यूकोसाइट जो है WBC, वो मैंने जैसे कि बताया डिफेंस के लिए काम आती हैं। और ये WBC को वाइट ब्लड सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको WBC नाम रख रखा है, वाइट ब्लड सेल्स। जब भी कभी हम जो माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं कि हमने देखा ब्लड की स्लाइड लगाई और उसमें देखते हैं तो जो कलर होता है वो उनका स्टेन्स का कलर होता है, ना कि ब्लड सेल्स की WBC का कलर होता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है आपने लैब में अगर कभी देखेंगे तो उसमें पर्पल कलर की है या ग्रे उसकी ब्लू कलर की है, तो वो सब स्टेन्स के कलर हैं। इसके पर्टिकुलरली WBC का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होती हैं। और वहीं लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि इनमें कोई भी आयरन, यानी कोई कलरलेस है, इसमें कोई जो है हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन नहीं है, तो इसलिए कोई कलर भी नहीं है।
और ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है यानी कि आरबीसी जो है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, सेम वैसे ही ये न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड मतलब है सेल, अगर जब सेल की हम बात कर रहे थे, जब सेल वाले चैप्टर में बताया था कि सेल होने के लिए किसी को भी क्या चाहिए होता है कि सेल के अंदर उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसका साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो उसमें साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है किसमें, आरबीसी में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जब ही इसका निर्माण होता है इमेच्योर स्टेज में, तब इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तब इसका न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है। ये सारी चीजें हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। और ये जो है न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें भी न्यूक्लिएटेड अलग अलग तरह के होते हैं, किसी में बाइलोब न्यूक्लिएटेड होता है, किसी में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसमें भी जो डब्ल्यूबीसी है वो भी फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड रहती है, न्यूट्रोफिल्स में, इसिनोफिल्स में, बेसोफिल्स में, और आपका ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में। तो ये सब जो है इनका डिवीजन रहता है। और ये हमारी बॉडी में 6000 से लेकर 8000 mm³ तक पाई जाती है। और जब किसी का ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें देखा होगा टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है, वो टीएलसी जो है 8000 से 6000 से लेकर 8000, यानी कि किसी का अगर 10,000 से नीचे अगर ल्यूकोसाइट काउंट है, टीएलसी है, तो मतलब उसमें इन्फेक्शन नहीं। क्योंकि इन्फेक्शन होता है जब किसी की बॉडी में, तो टीएलसी बढ़ जाती है। टीएलसी बढ़ जाने का मतलब है डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना। और डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाने का मतलब है यहाँ पर कि डब्ल्यूबीसी मैंने बताया डिफेंस का काम करती है, यानी हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। और जब हमारी बॉडी में कोई चीज़ लड़ने के लिए काम कर रही है, तो वो, और कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की, तो उससे लड़ने के लिए ज़्यादा सेना की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी की काउंट जो बढ़ जाता है, तो टीएलसी बढ़ जाती है उस कंडीशन में, यानी कि 8000 से भी ज़्यादा चली जाती है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उतनी ज़्यादा बनती है, और जितनी ज़्यादा टीएलसी होती है उससे हम जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, जैसे कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन थी वो 120 दिन की थी, और ये जो है आपकी काफ़ी शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि 1 वीक से भी कम इनकी लाइफ स्पैन होती है। और 1 वीक के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर नई बनती रहती है, क्योंकि हमेशा जो बॉडी जो है डिफेंस करती रहती है, तो नई सेल बनती रहती है। और जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो लगता ही रहता है हमको, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती रहती है, और जल्दी जल्दी खत्म होती है, नई नई बनती रहती है। तो इसी तरीके से प्लेटलेट्स जो है ये कई तरह की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। बाकी उनके कितने कितने परसेंटेज होते हैं, उनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कि कौन सा क्या स्पेसिफिकली किस काम के लिए आता है, ये सब सारी चीजें डिस्कस करें। वहीं प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स क्या करता है हमारा, प्लेटलेट्स करता है ब्लड क्लॉटिंग का काम, यानी कि प्राइमरी प्रंग बनाने के लिए, यानी प्राइमरी ब्लड को क्लॉट करने के लिए भी एक काम करता है। और सेल में जो है इसका कोई शेप नहीं होता, जैसे कि डब्ल्यूबीसी क्या है, राउंड शेप में जनरली पाई जाती है, और आरबीसी जो है बाइकॉन्केव शेप की थी, और डब्ल्यूबीसी राउंड शेप की थी। तो लेकिन इनका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप की होती है। और 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक इनका जो है काउंट रहता है, यानी कि इनकी जो परसेंटेज रहती है। और कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। और रिडक्शन कैन बी लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, जैसे कि डेंगू, अभी गर्मियों का टाइम चलता है, तो डेंगू हुआ या आपका मलेरिया हुआ, तो उसमें क्या है, प्लेटलेट्स का काउंट जो है कम हो जाता है। जो प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाने की वजह से, प्लेटलेट घट जाने की वजह से, तो बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग जो है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, यानी कि क्लॉटिंग का काम हो ही नहीं सकता। अगर गलती से भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है उसकी वजह से, और स्ट्रोक भी आते हैं। तो इसलिए इसकी जो परसेंटेज, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, इसके बीच में इसकी जो रेंज है, इतना होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल रेंज रहती है। अगर किसी का 1.5 लाख से नीचे जाने लगता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स को फिर बढ़ाने के लिए डॉक्टर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर भी, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, ये भी न्यूक्लिएटेड रहती हैं। वहीं अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड में जो है ब्लड ग्रुप की भी बात आएगी। तो ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, फिर उनमें भी आरएच फैक्टर के बेसिस पर उनको भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्लड ग्रुप जैसे एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। और ब्लड ग्रुप ए बी हो या ए हो या बी हो या ओ हो, उनको भी फर्दर डिवाइड किया आरएच फैक्टर के आधार पर, आरएच एंटीजन के आधार पर, कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। आपने सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप जो है ओ नेगेटिव है। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे हो गया, यानी कि ओ वाला ब्लड ग्रुप कैसे हुआ, तो ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं उन ब्लड ग्रुप में। और ये जो एबीओ सिस्टम है ब्लड ग्रुप, ये किस बेसिस पर रहता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है
एंटीजन ए और बी एंटीजन के बेसिस पे होता है, किसमें प्रेजेंट होती है किसमें एब्सेंट होती है। ए बी वाले में प्रेजेंट होती हैं, ओ वाले में एब्सेंट होती हैं एंटीजन, और ओ वाले में एब्सेंट होने की वजह से इसलिए उसको ओ बोल देते हैं, ठीक है ना। और फिर आर एच एंटीजन जो है जिसमें प्रेजेंट होती है उसमें पॉजिटिव बोला जाता है, जिसमें एंटीजन नहीं प्रेजेंट होती है उसमें नेगेटिव बोला जाता है। तो इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में ब्लड ग्रुप किस तरह से है एबीओ, और कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आगे हम डिस्कस करेंगे आर एच फैक्टर कहाँ से आया, कैसे आर एच का नाम आर एच क्यों पड़ा रीसस बंदर की वजह से, वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोगुलेशन कैसे होता है, ब्लड अगर जैसे किसी का ब्लड निकला तो वो कोगुलेट कैसे होता है, और ब्लड से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसमें सर्कुलेशन में कौन सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल सर्कुलेट कर रही है, तो हम आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे, कैसा हार्ट होता है, कैसे काम करता है, कैसे पंप करता है, बॉडी को फ्लूइड कैसे पहुंचाता है, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में एकदम 1 by 1 क्लास पढ़ेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में आपको मिलेंगी। नीट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और आपको जितनी भी जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस रहते हैं, जो आने के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद।